जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए एक बार फिर YouTube चैनल पर हाजिर हूँ एक शानदार वीडियो लेकर के। जी हाँ, कक्षा 11 विषय इतिहास, अध्याय नंबर 6 3 वर्ग। जी हाँ, इस पर ये वीडियो शुरू हो रही है, तो आप सभी विद्यार्थीगण इसे ध्यान पूर्वक सुने। जिन्होंने अब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और अन्य दोस्तों के पास भेजें, क्योंकि इस वीडियो में महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी इतिहास कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए पाठ नंबर 6 और इसके अलावा जो अन्य कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं साथीगण, उनके लिए भी उपयोगी प्रश्न उत्तर लेकर के हाजिर हो रहा हूं। जी हाँ, तो आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत एवं वंदन तथा अभिनंदन है। तो लीजिए प्रस्तुत करते हैं पाठ 6 3 वर्ग इतिहास कक्षा 11। तो इसमें जो पहला प्रश्न बनता है, जैसा कि अध्याय का नाम है 3 वर्ग, तो जो पहला क्वेश्चन बनता है कि 3 वर्ग से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि 3 वर्ग यानी जो 3 वर्ग कौन कौन से थे, पहले बताना चाहूंगा। ये जो भी बात चल रही है वो लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच जो यूरोप में उथल पुथल हुआ, जो विशेष परिवर्तन हुए, उसी के संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं। तो 3 वर्ग की बात करूं तो पहला जो वर्ग है वो है पादरी वर्ग। जी हाँ, चर्च का जो काजी होता है, जो चर्च का पुजारी होता है, यानी क्रिश्चियन धर्म का जो एक प्रकार से जो पूजा स्थल होता है चर्च, उसका जो सर्वश्रेष्ठ मुखिया होता है वो होता है पादरी, जिसे प्रथम वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। साथ में जो राजा गण होते हैं वो भी प्रथम वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं, और जो अत्य शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं इनको भी प्रथम वर्ग में रखा गया है। विशेषकर पादरियों का काम यही होता है कि क्रिश्चियन धर्म यानी ईसाई धर्म के जो नियम कानून है उसको बनाना और लोगों को उसका पालन करवाना। जी हाँ, तो ये हो गया पादरी वर्ग। दूसरे नंबर पर आते हैं अभिजात या कुलीन वर्ग। जी हाँ, पढ़े लिखे लोगों का एक ऐसा वर्ग होता है जो समस्त चीजों की जानकारी रखता है, समय समय पर राजा को यानी लॉर्ड को और पादरियों को भी अपने अनुभव बताता रहता है, उनका भी मार्गदर्शन करता रहता है। और इसका एक प्रमुख काम ये होता है कि राजा का संदेश जनता के पास पहुंचाना और जनता का संदेश राजा के पास पहुंचाना। और एक प्रकार से इन्हीं अभिजात वर्ग लोगों की एक विशेष श्रृंखला होती है जो राजा के विश्वास पात्र बनी रहती है और राजा के इर्द गिर्द होती है, जिसे सीनेट नाम भी दिया गया है। जी हाँ, तो ये काफी शक्तिशाली होते थे और काफी धनवान भी होते थे। तो ये सभी लोग दूसरे वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरे वर्ग की बात कर लेते हैं। तो तीसरे वर्ग में कृषक लोग आते हैं, जो खेती बाड़ी से संबंधित काम करते हैं, जो व्यापार से संबंधित काम करते हैं, जो इधर से उधर आने जाने का भी काम करते हैं, और उनके पास भी धन होता है और वो एक प्रकार से प्रजा पालक के रूप में माने जाते हैं। उनके अंतर्गत दास और मजदूर आते हैं, जिनसे वो खेती बाड़ी करवाया करते हैं। तो उनकी भी समाज में एक विशेष भूमिका होती है। अर्थात यूं मान लीजिए कि कृषक वर्ग भी तीसरे वर्ग के रूप में समाज में एक नीम का पत्थर साबित होता है। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है तो वो है पादरी वर्ग से आप क्या समझते हैं, इनके कार्यों पर विवेचन कीजिए। तो जी हाँ, इसका उत्तर है कि प्रथम वर्ग के रूप में पादरी वर्ग को माना गया है। पादरी वर्ग का जो प्रमुख काम होता था वो
ईसाई धर्म के अनुसार उन पे उनका नियम बनाना, लोगों का पालन करवाना, साथ में धर्म के प्रचार करने के लिए अपने अनुयायी नियुक्त करना और समय समय पर लोगों के सभी कर्मकांड अनुष्ठान में भाग लेना और समाज में सभी जगह संतुलन बनाए जा सके, इसका जो है ध्यान रखना, यही पादरियों का प्रमुख काम होता था। और वो गिरजा घर यानी चर्च के जो है ये प्रमुख व्यक्ति माने जाते थे और चर्च की देख रेख करना उन्हीं का कार्य होता था और उन्हें प्रत्येक प्रकार के कर से मुक्ति थी और राजा लोग भी हमेशा पादरी के सलाह के अनुसार लाड काम करते थे और पादरी का समाज में एक विशेष स्थान होता था। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है कि अभिजात या कुलीन वर्ग के प्रमुख कार्य बताइए, तो इसका उत्तर होगा दूसरे वर्ग के रूप में अभिजात या कुलीन वर्ग को माना जाता है। इनकी भी राज प्रशासन व्यवस्था में प्रमुख योगदान रहता है। ये पढ़े लिखों लोगों का एक ऐसा तबका होता है जो हमेशा राजा के इर्द गिर्द ही रहता है और लाड को हमेशा समय समय पर सलाह मशवरा देता रहता है और पादरियों से भी इनका मिलन जुलन होता है और जनता और राजा के बीच जोड़ने का कार्य करते हैं, अर्थात जनता का संदेश राजा के पास पहुंचाना और राजा का संदेश जनता के पास पहुंचाना। और इतना ही नहीं, जो राजा या लाड लोग जो होते थे इन्हें कर वसूलने के लिए नियुक्त करते थे। ये अभिजात या कुलीन वर्ग का ही काम होता था। तो जनता के पास जाते थे और उनसे कर वसूल करके उसे राजकोष में जमा करवाते थे। जी हाँ, तो ये इनके प्रमुख काम थे। तो ये भी काफी शक्तिशाली और काफी प्रवीण लोग हुआ करते थे। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है कि कृषक वर्ग से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कृषक वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जो खेती बाड़ी से संबंधित काम करता है। जनसंख्या में जैसे वृद्धि होती है तो नए नए तकनीकी का प्रयोग करना, नए नए औजारों का प्रयोग करना, नए नए मशीनों के अनुसार प्रयोग करते हुए उपज को बढ़ाना और सभी जमीन को उपजाईपन बनाना और बंजर जमीन भी कैसे उपजाई हो, इन सब चीजों का ख्याल रखना और साथ में दास और मजदूरों से खेती करवाना, ये इनका प्रमुख कार्य होता था। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है कि दासों और मजदूरों की स्थिति स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि जो मजदूर होते थे उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उन्हें समय समय पर जो है वेतन भी उपयुक्त नहीं दी जाती थी, काम भी उनसे आवश्यकता से ज्यादा करवाए जाते थे। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे भी करवाए जाते थे। यहाँ तक कि बच्चों से भी काम बहुत करवाए जाते थे और मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और दासों की तो और भी दयनीय स्थिति थी, क्योंकि उस समय दास रखना राजा के लिए, किसानों के लिए एक प्रमुख जो है उपलब्धि मानी जाती थी। जिसके पास जितना दास होते थे वो उतना ही ज्यादा अमीर माना जाता था और दासों से को हमेशा इस बात के लिए मतलब प्रेरित किया जाता था कि दासगण अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें ताकि दासों की संख्या निरंतर बढ़ सके। जी हाँ, तो इस प्रकार से दासों और मजदूरों की स्थिति थी। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है, यूरोप में सामंतवाद से आप क्या समझते हैं, अपने विचार लिखिए। तो जी हाँ, इसका उत्तर है सामंतवाद यानी फ्यूडल जो जर्मन शब्द था उसे फ्यूडलिज्म की स्थापना हुई है। फ्लूड शब्द जर्मन था जिससे जो है फ्यूडलिज्म बना है और फ्लूड का मतलब होता था जमीन का एक टुकड़ा। जी हाँ, तो जमीन के टुकड़े से लगी हुई जो चीजें होती थी वही एक सामंतवाद का रूप ली। 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक ये काफी फला फूला। जी हाँ, और ये जो कृषक लोग होते थे, जो राजागण होते थे, जो लाड होते थे,
जो अभिजात वर्ग होते थे ये गरीबों से, मजदूरों से, दासों से आवश्यकता से ज्यादा काम करवाते थे और आवश्यकता से ज्यादा कर लिया करते थे। यदि यूं कहें कि जो सामंती लोग होते थे, जो भूस्वामी होते थे, वो जो है गरीब लोगों से अत्यधिक काम लेते थे और उनका खूब शोषण किया करते थे। अर्थात किस भूमि पर क्या उगाना है, कितना उगाना है, कितने लोगों को रखना है और किस प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल करना है, किसको कितना वेतन देना है, इन सब चीजों की जो है नियमावली यही तय करते थे और राजा के पास में कर भी ये पहुंचाया करते थे, तो इनके पास काफी अधिकार था। तो सामंतवादी व्यवस्था में जो भूस्वामी थे, जो बड़े कृषक थे, और राजा और लॉर्ड ये काफी शक्तिशाली हो जाते थे और यहाँ तक कि जो अन्य किसान थे उनकी रक्षा के लिए घुड़सवार सैनिक भी यही भूस्वामी, जमींदार, सामंतवाद लोग उन्हें दिया करते थे। तो इन्हीं सभी व्यवस्थाओं को मिला करके सामंतवाद की स्थापना हुई है। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है, नाइट किसे कहते हैं, अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि राजा यानी लॉर्ड और बड़े किसान और अन्य धनी लोगों के रक्षा के लिए जो घुड़सवार सैनिक नियुक्त किए गए थे उन्हें ही नाइक कहा जाता है। अर्थात राजा और अन्य बड़े किसानों की संपत्ति की रक्षा के लिए जो घुड़सवार सैनिक रखे जाते थे उन्हें नाइक कहा गया है। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है, भिक्षु किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा धर्म के प्रचार के लिए पादरी द्वारा नियुक्त किए गए अनुयायी, खासकर जो पुरुष वर्ग होते थे, जो गांव-गांव घूम कर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और सामने एक शांति स्थान पर रहते थे, उन्हीं पुरुष वर्ग को भिक्षु कहा जाता है। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है, नन किसे कहा जाता है, इसका उत्तर होगा ईसाई धर्म के प्रचार में लगी हुई स्त्रियों को नन कहा जाता है। जो अगला प्रश्न है, एबी किसे कहते हैं, इसका उत्तर होगा ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले जो अनुयायी लोग होते थे, जो धर्म उपदेशक होते थे, जो प्रचारक होते थे, वो जब मूल आबादी से दूर रह करके शांतिप्रिय स्थान में, अर्थात जंगलों में जो इनकी निवास स्थान बनता था, तो जहां पर वो ठहरते थे धर्म के प्रचार के दौरान, तो उन्हीं स्थानों को एबी कहा जाता है। यूं मान लीजिए कि धर्म प्रचारक जिस निवास पर रुकते थे, यानी जिस स्थान पर वो रुकते थे, उसे ही एबी कहा जाता है। जी हाँ, तो इस प्रकार से ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं। तो और एक और है, मेनर क्या है, तो इसका उत्तर होगा जो खेत में सीमांकन किया जाता है, जो खेत में सीमा निश्चित की जाती है, एक प्रकार से जो खेतों में मेड़ बनाई जाती है, जिससे कि खेतों का बंटवारा किया जा सके कि ये फलाने किसान का खेत है, ये अगले किसान का खेत है, ये अगले किसान का खेत है। तो जो एक चिन्हांकन किया जाता है उन्हीं को हम मेनर कहते हैं और प्रत्येक मेनर की जिम्मेदारी जो है बड़े किसान की होती थी और वो जो है लॉर्ड के नियमावली के अनुसार ही खेतीबाड़ी करते थे। तो इन्हीं को मेनर भी कहा जाता है। जी हाँ, तो प्रश्न और भी हैं, लेकिन इतना प्रश्न पर्याप्त होगा। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न और भी हैं, लेकिन जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका विश्लेषण यहाँ पर मैंने किया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपनी NCERT की कक्षा 11 की किताब देख सकते हैं, पाठ नंबर 6 इतिहास 3 वर्ग। तो फिर मैं मिलूंगा किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति। जी हाँ, सभी विद्यार्थियों को आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।